Hello students, this is lecture 2 on the topic Indian economy from 1950 to 1990. अपने previous lecture में I have given the introduction of this chapter, तो जिसने भी पहले lecture 1 नहीं देखा है, kindly I request just see the lecture 1, then only you will be able to correlate with lecture 2. Before starting the lecture, do subscribe my YouTube channel for economics, business studies, and accountancy videos. Recently, I'm posting economics videos, history and accountancy videos to be posted shortly. For any online classes inquiry, you can just DM me on Instagram or on Facebook Messenger. And for any other further queries, I'm available on Instagram DM messages. So let us start with the today's session. In this today's lecture, I will be starting with first is land reforms. बेटा previous lecture में बताया था आपको कि land reforms क्या होते हैं. See, land reforms का मतलब यहाँ पे होगा कि आप ownership change कर रहे हो किसकी land की. You are giving land to the tillers of soil. Tillers are who? Tillers are the cultivators of soil. Second, it ensures that it is actually passed to the person who is actually cultivating the land. See, पहले जमींदार के पास बहुत सारा land accumulated हो चुका है. Only that is the reason they are not cultivating it and they are not using it for the fruitful purpose. उसका unproductive use हो रहा है. So ultimately land reforms लाने का मतलब ये था कि जो land है वो tillers of the soil को मिले, जो main cultivators of soil है उनको वो लैंड मिले. दैट इज द मेन फोकस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. अब इसके लिए बेटा पर्टिकुलरली जो रिफॉर्म्स थे वो दो टाइप्स के आए थे. फर्स्ट वाज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स व्हिच वाज डन बाय द गवर्नमेंट बाय मेकिंग लॉज. सबसे पहले क्या करा उन्होंने, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी. उन्होंने जमींदार जो थे बेटा, जो बिचौलिए होते हैं, मींस जो इंटरमीडिएट पर्सन, जो बीच के पर्सन होते हैं, उनको हटाए. सेकंड क्या बोला, ओनरशिप राइट्स दे दो टेनेंट्स को. कैसे दे देंगे भैया, जो कल्टीवेटर्स है उन्हें ओनरशिप दे दो. अब वो कैसे देंगे, वो आएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, दैट इज बाय लैंड सीलिंग एक्ट आएगा. वी विल बी एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द लैंड सीलिंग एक्ट इन द अपकमिंग स्लाइड. देन technical reforms में green revolution, that was a major reform in India. Green revolution came in the 1960s और ये आपके particularly it made India self reliant. In case of what, it made India self reliant in case of food. Okay, हमको food के लिए self reliant बनाने के लिए it was green revolution which had given a major task. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. सबसे पहला आता है व्हाट इज अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरी. सी, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज का यहाँ पे सिंपल है कि मिडिल मैन को हटा दो, हु कलेक्टेड द रेंट फ्रॉम एक्चुअल कल्टीवेटर्स, एंड उसकी जगह क्या कर दो, अब ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जो चला आ रहा है उसे बंद ही कर दो. सी, जमींदारी सिस्टम और जो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम से ही चला आ रहा था. तो हमको इंडिपेंडेंस मिले हुए आराम से 3-4 साल हो गए. इट वाज द ईयर 1950, सो अबॉलिश्ड इन 1951. क्यों? क्योंकि इस सिस्टम से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था. जमींदार्स वर एक्सप्लॉइटिंग द टिलर्स, जमींदार्स वर एक्सप्लॉइटिंग द कल्टीवेटर्स, और इससे प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की पूरी डाउन जा रही थी. इसीलिए सबसे पहले सरकार ने बोला कि भैया हम ये सिस्टम ही हटा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग नाउ फॉर लैंड रेवेन्यू सिस्टम. अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, almost 200 lakh tenants came in the direct contact with the government and were free from the exploitation of zamindars. मतलब ये बेटा जो था सिस्टम, मैंने बताया था कि 3 टायर सिस्टम है. कौन कौन सिस्टम, इसमें कल्टीवेटर्स आएंगे, कल्टीवेटर्स के ऊपर जमींदार्स बैठे हुए थे और जमींदार्स के ऊपर गवर्नमेंट बैठी थी. तो बेटा इसमें जो इंटरमीडिएट पर्सन है वो क्या, जमींदार हटा दिया गया, और जो कल्टीवेटर्स थे दे आर नाउ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट. नाउ दे वर नॉट फेसिंग द एक्सप्लॉइटेशन दैट वाज बीइंग फेस्ड बाय द zamindars. Okay, second point, ownership rights to the tillers of excise or ownership rights to the tenants. Legislation have been passed for transferring the ownership. अब जो ownership होगी लैंड की वो जाएगी कल्टीवेटर्स के हाथ में, वो जमींदार के हाथ में नहीं जाएगी. In some states, tenants were made the owners and asked to pay compensation to previous owners. हाँ,
कुछ मुआवजा जैसा गवर्नमेंट चाहती है, तो वो गवर्नमेंट ने उन जमींदार को कुछ मुआवजा देने के लिए जरूर कहा, बट अब से वो क्या बन गए, टेनेंट्स ओनर्स। अब इससे डायरेक्टली उनको सेटिस्फेक्शन था, क्योंकि जो भी वो आउटपुट करेंगे, सी इट गेव टेनेंट्स इंसेंटिव टू इंक्रीज द आउटपुट, एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज अगर वो आउटपुट बढ़ाएंगे अल्टीमेटली उनकी इनकम भी तो इंक्रीज होगी। पहले क्या हो रहा था, अगर वो आउटपुट बढ़ाएंगे तो वो इनकम किसके हाथ में जा रही थी, दैट वाज गोइंग विद द हैंड ऑफ जमींदार। अब भैया जमींदार का काम ही हट गया, जमींदार मीडिएटर से पूरा हट गया, ओनरशिप राइट्स आपके पास आ गए, आप ओनर हो लैंड के, तो अब क्या होगा, द आउटपुट विल बी नाउ इन योर हैंड, नाउ इनकम विल बी नाउ इन योर हैंड। तो यहाँ पे मेजर गोल जो था, दैट वाज बीन डन बाय दीज particular ownership rights. चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी विल सी ऑन टू दी थर्ड पॉइंट, दैट व्हाट थर्ड पॉइंट टेल्स अस। थर्ड पॉइंट वाज रिडक्शन ऑफ लैंड, दैट वाज लैंड सीलिंग। गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमाइजेशन मतलब बना के रखा था कि इतने लैंड के ऊपर अगर आपके पास लैंड है, तो वो लैंड आपको किसको देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को, एंड गवर्नमेंट फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी किसको, टू दी टेलर्स। दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम मैक्सिमाइजेशन ऑफ लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल। मतलब इससे ज्यादा अगर आपके पास लैंड है तो वो गवर्नमेंट कॉन्फिस्टिकेट कर लेगी। पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन एंड ओनरशिप ओनली इन फ्यू हैंड्स। मतलब ये सिर्फ फ्यू हैंड्स के हाथ में नहीं रहे, फ्यू कल्टीवेटर ओनर जमींदार के हाथ में नहीं रहे, ये कल्टीवेटर्स तक पहुंच जाए। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे यही करा कि भैया जो लैंड सीलिंग एक्ट लेकर वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही थी लैंड को। नाउ मूविंग ऑन टू दी ड्रॉबैक्स, कि क्या ड्रॉबैक्स आपके इस लेजिस्लेशन में आए थे। सबसे पहला था फॉल्ट इन लेजिस्लेशन बेटा, सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन इन डिले, L is for lack of political will, and I is for exploitation. Again, a short form here for you, that is file, FILE. F represents fault in legislations, I represent implementation delay हो जा रहे थे, lack of political will बहुत सी गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी, exploitations were also being faced by the cultivators। अब ये ड्रॉबैक्स के पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है बेटा फॉल्ट इन लेजिस्लेशन। क्या बोला उन्होंने कि इन सम एरियाज जमींदार कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरियाज बाय मेकिंग यूज ऑफ लूपहोल्स। वो क्या कर रहे थे, कैसे, जैसे सपोज मान के चलो उन्होंने स्टे करवा दिया और वो जमीन जो थी, दैट लैंड पर्टिकुलरली was transferred to their close relatives। आगे वाला पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने लूप होल आइडेंटिफाई कर लिया। उन्होंने बोला ना एक पर्सन इतना लैंड होगा सकता है, उन्होंने एक फैमिली नहीं बोली। ओके, गवर्नमेंट ने क्या करा, एक पर्सन पे ना, तो भैया अगर सपोज 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो उन्होंने 500 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ना। ओके, the intermediates were allowed to retain substantial areas of land for personal continuation। now they were being allowed because उन्होंने क्या कर दिया, लेजिस्लेशन में लूप होल फाइंड कर लिया और वो अपना लैंड आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उन्होंने। सेकेंड, डिले इन पर्टिकुलरली इम्प्लीमेंटेशन डिले। दी बिग लैंड लॉस चैलेंज लेजिस्लेशन की भैया हम ऐसे नहीं देंगे, और ये डीले क्या कर रहे थे बेटा, ये डीले यूज हो रहा था रजिस्टरिंग दी लैंड इन दी नेम ऑफ क्लोज रिलेटिव, देयर बाय एस्केपिंग। अब बोला लेजिस्लेशन किस पे, एक पर्सन पे ना, एक पर्सन इतना ही मैक्सिमम होल्ड कर रहा है मेरे घर में। ओके, पर दूसरा पर्सन भी उतना ही मैक्सिमम होल्ड कर रहा है मेरे घर में, इससे ज्यादा हम लॉ भी फॉलो कर रहे हैं, और अल्टीमेटली यू कैन नॉट टेक द लैंड। तो उन्होंने ये लूप होल फाइंड कर लिया था इन दैट पर्टिकुलरली लैंड सीलिंग एक्ट। गवर्नमेंट जब बना रही थी उसे ये चीज याद रखनी थी, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली ग्राउंड्स आल्सो, पर ये गवर्नमेंट ने इग्नोर कर लिया। नेक्स्ट वाज द लेक ऑफ पॉलिटिकल विल। बहुत सारे स्टेट्स में पॉलिटिक्स चल रहा था, इन दैट केस दे वर नॉट गोइंग टू एग्री, बिकॉज कौन अपना लैंड इतना अच्छा खासा देगा। सो लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल ओनली इन द स्टेट ऑफ केरला एंड वेस्ट बंगाल, because these governments were committed to the policies and they were focusing on tillers of the soil। but iska other effect, unfortunately other states were not having the same level of commitment। उनके मन में वो कमिटमेंट था ही नहीं, इसीलिए आज आप देखोगे तो लैंड होल्डिंग में इनइक्वालिटी स्टिल एग्जिस्ट इन रूरल एरियाज। ओके, बिकॉज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन लैंड सीलिंग अच्छे से नहीं फॉलो हुआ।
एक्सप्लॉइटेशन क्या हो रहा था, एक और, landlords often force their tenants to voluntarily surrender the land being cultivated, मतलब अभी लॉ के लिए तो अभी आपने उनको दे दिया भैया, पर वो इन्वेस्टमेंट भी तो मांगेगा, लैंड, उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए, उन्हें मशीनरी चाहिए, तो वो क्या करते थे जमींदार, उनसे वापस वो लैंड जो उन्होंने उन कल्टीवेटर्स को दिया था वापस वॉलेंटरली, यार अब वो बोलेंगे भैया हमने लॉ फॉलो करा, हमने लॉ फॉलो करके क्या करा, रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने लैंड। अब वो कल्टीवेटर खुद आ रहा है मेरे पास और अपना लैंड सरेंडर कर रहा है, तो इसमें लॉ कहाँ गलत होगा, हमने तो बोला था, आपने रिडिस्ट्रीब्यूट करा दिया कल्टीवेटर्स को। यहाँ पे इसलिए हो रहा था, बिकॉज दे वर बीन एक्सप्लॉइटेड बाय whom, दे वर बीन एक्सप्लॉइटेड बाय दीज जमींदार्स, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर एक्सपेल्ड एंड द लैंडलॉर्ड्स क्लेम्ड इट फॉर सेल्फ कल्टीवेशन। उन्होंने क्या बोला कि कल्टीवेशन ही करना है ना, चलो मैं ही कल्टीवेशन कर लूंगा, मैं ही टिलर बन जाऊंगा, अब मैं जमींदार नहीं बन रहा हूँ, मैं क्या बन रहा हूँ, कल्टीवेटर ही बन रहा हूँ, अब मैं से आप छीन के दिखाओ। सो इन दैट केस ये एक्सप्लॉइटेशंस उनको झेलने पड़े थे, एंड दीज वर द मेजर एक्सप्लॉइटेशन व्हिच वर बीन फोकस्ड। ओके बेटा, नाउ कमिंग ऑन टू द टेक्निकल रिफॉर्म जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ, इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर कंट्री। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, first, it refers to large increase in production of food grains from the use of HYV। बेटा ये आएगा, फुल फॉर्म बहुत बार आता है, it is HYV seeds, that is high yielding variety seeds। क्या आपके high yielding variety seeds के use से अपन क्या करेंगे, we will be increasing our particularly production, especially जो focus area थे, that was wheat and rice। जो फोकस पे उस टाइम पे, बिकॉज wheat and rice are the dominant particularly food grains used in India। ओके, सो यहाँ पे एच वाई सीड्स ने एकदम से इनका प्रोडक्शन क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया। अब रीजन क्या था इसको लाने का, व्हाट वाज द रीजन, फर्स्ट 75% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ योर कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, 75% आपकी पॉपुलेशन डिपेंड कर रही है एग्रीकल्चर पे, तो उसको तो रिफॉर्म लेकर आओ। सेकेंड, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी तो लेके आनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी लाने के लिए यू डोंट हैव टू यूज ओल्ड टेक्नोलॉजी, you have to use new technology, new seeds, new high yielding variety जो green revolution लेकर आया था। Third point, which is that India's agriculture depends on the monsoon, एंड अगर मॉनसून खराब हो गया तो अल्टीमेटली फील्ड हो गई, अपना प्रोडक्शन भी चला जाएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन फोकस ये भी था, दे आल्सो वांटेड अ मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज, because high yielding variety seeds were requiring huge amount of water, so here irrigation facilities were also being changed। okay, so यहाँ पे रीजन हमारे पास ये, सबसे बड़ा रीजन क्या था बेटा, कि कंट्री की 75% पॉपुलेशन आपकी एग्रीकल्चर पे थी। Second, it is increasing the productivity। Third is India's agriculture is mainly dependent on monsoon, तो उसको आप monsoon से किस पे शिफ्ट करोगे, now you shift to the modern facilities, dams पर construction start हो गए थे, we were focusing on other areas where irrigation facilities can be improved। now moving on to the phases, बेटा अब यहाँ पे दो phases की बात होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, that what were the phases, there are two phases। first जो phase था, that was being focused on Punjab, Andhra Pradesh and Tamil Nadu, this was in the year 1960s to 1970s। और second phase जो था बेटा वो 1970 से 1980s पे आया, जहाँ पे ओवरऑल अदर एरियाज में भी एच वाई वी सीड्स का पर्टिकुलरली स्प्रेड चालू हो गया था, एंड इट बेनिफिटेड मेनी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। जो फर्स्ट था, दैट वाज बीन रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू दिस स्टेट, बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉपुलेशन ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने पहले गवर्नमेंट ने इसी पे ही फोकस किया। देन व्हेन दे गॉट अचीवमेंट इन द फर्स्ट फेज, सेकंड फेज जो शुरू हुआ वो 1970 से 1980s, and it covered many number of states and which were being benefited from the HYV seeds, that was high yielding variety seeds। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या आपके सामने, सबसे पहला बेनिफिट क्या है बेटा, इट मेड इंडिया सेल्फ रिलायंट, जो हमारा गोल भी था। सेकंड, इट इंक्रीज द मार्केटेबल सरप्लस, बताऊंगा मार्केट सरप्लस क्या होता है। थर्ड, इट डिक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स, एंड लास्ट, इट इनेबल द यूज ऑफ बफर स्टॉक। तो यहाँ पे भी बेटा एक शॉर्ट फॉर्म है साइड, S is for self reliance,
I is for increase in marketable surplus, D is for decrease in price of goods, and E is for enabling of the buffer stock. Buffer stock क्या होता है बेटा? Buffer stock is maintained by government. I will be showing in your slides. Now coming to self reliance, सबसे पहली चीज क्या करी? ग्रीन इवोल्यूशन ने इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। किसके अंदर सेल्फ सफिशिएंट बना दिया? It made India self-sufficient in the case of food grains. Now we were exporting food grains. This was the powerful effect of green revolution. No longer we had to be on the mercy of America or any other nation for meeting our nation's food requirement. It made India food sufficient, self-sufficient. सबसे पहला for meeting our nation food requirement. अब हम किसी और पे dependent नहीं थे, and that was the goal. अपन ने जब starting पढ़ा, अपन ने जेम्स मॉडल देखा, उसमें S क्या है बेटा? एस जो था दैट वाज सेल्फ रिलायंस। अभी जेम्स मॉडल का जी ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो प्लानिंग के अंदर सबसे पहला सेल्फ रिलायंस तो फूड सफिशिएंसी में अपन ने गेन कर ही लिया। सेकंड, मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है बेटा? मार्केटेबल सरप्लस होता है कि फार्मर जो चीज बना रहा है, सपोज से उगा रहा है, सपोज टेक फॉर द एग्जांपल फार्मर इज ग्रोइंग राइस, तो अपने घर के लिए पहले वो अपना पर्टिकुलरली आउटपुट निकालेगा। मान के चलो ही हैज गिवन दिस ईयर 200 केजी राइस उसका आउटपुट है, तो उसने घर के लिए 20-30 किलो अपने अलग से करके रखा फॉर इज ओन प्रोडक्शन। जो बचा हुआ है 170 केजी वो जाके मार्केट में बेच के आएगा। तो भैया अब जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो मार्केटेबल सरप्लस एकदम से क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब जहां आउटपुट पहले 200 केजी का था, अब मान के चलो 400 केजी का आ गया। तो अब जहां 30 केजी तो सेल्फ सफिशिएंट के लिए कर लेगा, तो बचा हुआ कितना? 370 केजी वो अब जाएगा मार्केट में। सो इट इंक्रीज द मार्केटेबल सरप्लस, एंड मार्केटेबल सरप्लस से क्या होगा? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपके प्राइजेस कम होना शुरू हो जाएंगे। पहले हम यहाँ पे देखेंगे, मार्केटेबल सरप्लस refers to part of that agriculture produce which is sold in market after meeting the own consumption requirement। मतलब फार्मर अपने कंजम्पशन रिक्वायरमेंट को हटा के जो पर्टिकुलरली सेल कर रहा है मार्केट में, उसे बोला जाता है मार्केटेबल सरप्लस। अब इसका इम्पैक्ट वापस, इट इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर। जहां पहले देखो बेटा 170 केजी था और अब जहां पे 370 केजी जाके बेचेगा, तो अल्टीमेटली उसकी इनकम इंक्रीज होगी, एंड दे वर सपोर्टिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर दैट पर्पस। नेक्स्ट वॉज क्रिएशन, और इट वॉज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ, सॉरी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। अब देखो सरप्लस ज्यादा आ गया, सप्लाई ज्यादा आ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट समझो, एक्सेस सप्लाई ऑलवेज रिड्यूसेस द प्राइस। अगर आपको याद है माइक्रो के कॉन्सेप्ट, तो जब कोई चीज एक्सेस मार्केट में आती है, एक्सेस सप्लाई ऑलवेज रिड्यूसेस द प्राइस। तो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड अदर कंजम्पशन, अपन उसका कंजम्पशन इंक्रीज करते जा रहे थे। सो अल्टीमेटली क्या हुआ? इट हेल्प whom? इट हेल्प द लो इनकम ग्रुप्स who spended a large percentage of their income on food। तो उनके लिए तो बेनिफिशियल पे बेनिफिशियल था कि भैया प्राइसेस कम हो रहे हैं, अब उनके खर्चे कम होंगे, उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम होगा, दे विल बी सेविंग मोर एज द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स आर नाउ बीन रिड्यूस। उनके लिए एक बेनिफिट सिचुएशन बन गई थी फॉर द लो इनकम ग्रुप्स। नाउ मूविंग ऑन टू दैट इज इनेबलिंग ऑफ बफर स्टॉक। Now moving on to is the last point, that was enabling of buffer stock. Green revolution ने क्या करा बेटा? It enabled more buffer stock creation for the government। ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो फूड ग्रेन्स फार्मर बेच के आ रहा था, उसमें गवर्नमेंट एमएसपी लॉन्च करके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लॉन्च करके अपने आप एक बफर स्टॉक क्रिएट कर सकती थी। नाउ बफर स्टॉक इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ इमरजेंसीज और इन केस ऑफ फूड शॉर्टेजेस। तो गवर्नमेंट वहां यूज करती थी, कब यूज करती थी बेटा? जब नेचुरल कैलेमिटीज आ गई हो या फिर कहीं पे फूड शॉर्टेज हो रही है, तो बफर स्टॉक जो गवर्नमेंट क्रिएट होता है दैट इज बीन यूज। अभी जैसे कोरोना पेंडेमिक हुआ था बेटा, सो बफर स्टॉक वहां पे भी यूज किया गवर्नमेंट ने फॉर दी मेनी एरिया जहाँ पे फूड सप्लीमेंट्स इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है। सपोज कोई स्टेट कैलेमिटी से अफेक्ट हो रहा है, सो बफर स्टॉक वहां पे भी यूज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो ये तो थे आपके बेटा पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाउ कंसर्न क्या था? सबसे पहला कंसर्न ये था
कि रिस्क था पेस्ट अटैक का. HYV seeds were more prone to pest attack as compared to traditional seeds. Possibility ये थी that it would increase the disparities because pesticides were being able to arrange by big farmers only. Small farmers pesticides में इतना invest नहीं कर पा रहा था. So HYV seeds के लिए input जो required था that was major is pesticides. Second concern यहाँ पे था रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम इनइक्वालिटी. एक और चीज, HYV सीड्स सस्ते नहीं थे बेटा. HYV सीड्स वर मोर prone टू पेस्ट अटैक एंड उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए ज्यादा कॉस्टिंग चाहिए. तो ये अफोर्ड कौन कर पा रहा था? दिस वाज बीन ओनली अफोर्डेड बाय द बिग फार्मर्स. सो मोर ओवर HYV क्रॉप्स वर आल्सो मोर prone to attack to pest and small farmers who adopted this technology could lose everything in a pest. So यहाँ पे major particularly it was increasing the disparities of the income and it was very much prone to risk of pest attack. ये concern green evolution में था. अब गवर्नमेंट का क्या रोल था? सबसे पहला गवर्नमेंट का ये रोल था कि भैया हम लोन्स प्रोवाइड कर लें फॉर द इनपुट्स बाय गिविंग द लो इंटरेस्ट रेट, बाय गिविंग देम सब्सिडीज at a very particular subsidized rate. उसको fertilizers दे दो, pesticides दे दो सब्सिडीज लगा के. So the small farmers क्या कर सकते हैं, फिर उन चीजों को एक्सेस कर सकते हैं. So गवर्नमेंट का ये रोल यहाँ पे आया कि गवर्नमेंट शुड स्टार्ट गिविंग सब्सिडीज ऑन दीज प्रोडक्ट्स. अब रिसर्च इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट शुड स्टैब्लिश. अभी आपके सामने होंगे एग्रीकल्चर कॉलेजेस बहुत सारे हैं इंडिया में. सो एग्रीकल्चर कॉलेजेस का काम क्या है? जो रिस्क है दैट शुड बी टेकन बाय द एग्रीकल्चर कॉलेजेस. Research institute should help in generation and should reduce that particular pest attack possibilities and the other possibilities. So government की ये दो roles आपके सामने. So yeah, we are coming to the end of this lecture. Thank you students for listening this lecture. Do subscribe my YouTube channel. Again, I'm saying for economics, BST, business studies and accounts. Recently, I'm posting only of economics. In 2 or 3 weeks, I will be starting posting of BST and accountancy. Any further query, you can DM me on Instagram or on Facebook Messenger. For online classes, you can also contact me with these two particular social medias app. Do like the video, do share the video with your friends so that it will be helpful for them for their upcoming board examination. Okay. Thank you, students, for listening to today's lecture. Have a good day, everyone.